दूर रहना है, इतनी दूरी बना के रखनी है ताकि आवाज़ आपको कम सुनाई दे और आपके जो कान हैं वो बच के रहें। आज की डेट में हम एक सर्वे कराते हैं कानों की हीरिंग की कैपेसिटी के ऊपर। 90% लोगों की हीरिंग कैपेसिटी कम है, 90% लोगों की। वो हीरिंग एड लगाते हैं, कान में मशीन डाल के बताते हैं कि भाई आपको कम सुनाई देता है। वो मशीन आपको बोलेगी कि आपको कम सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग दिन भर कोई कान में हेडफोन लगा के रखते हैं, कोई ब्लूटूथ लगा के रखते हैं, या हम लोग अभी देखो यहीं पे बैठे बैठे चिया ऊआ ईया हो रहा है ना, बाहर कोई गाड़ी जा रही है, अभी घर्रर्र जा रहा है ना, ये क्या है? ये आवाज़ है जो हमारी सुनने की क्षमता को कम कर देती है। इतनी आवाज़ से हमको प्रॉब्लम हो रही है। और जो ब्लास्ट की आवाज़ होती है वो कितनी होती है, तो उससे प्रॉब्लम होती है। कभी भी ब्लास्टिंग हो रही होती है उसके पास नहीं जाना है। ये ऐसे लॉस है जो आपको पता भी नहीं लगेगा और हो जाएंगे। अभी आपको धीरे धीरे करके कम सुनाई देने लग जाएगा, धीरे धीरे कम सुनाई देगा। अभी ब्लास्टिंग जो है इतनी इम्पोर्टेंट है, साहब को तो पता ही है कि हम अगर उसके पास रहें या थोड़ी एक जो निश्चित दूरी है उससे कम दूरी रखें या पास में खड़े हों तो कानों की क्षमता तुरंत जा सकती है, तुरंत जा सकती है। बहुत देर तक जब आपके साथ में कोई ऐसे भी करता ना, कान के पास जाके ऐसे ताली भी बजाता ना, तो भी ची कान करते रहते ना बहुत देर तक ची, क्योंकि उनके पर्दों को लॉस हुआ है। वो लॉस छोटा है कि बड़ा है उनको नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ पता लगेगी। इसलिए प्रॉपर पीपीईज, कान के ईयर मफ वगैरह डाल के उसके पास जाना है ताकि आपको सेफ रखा जा सके। उसके बाद डस्ट पोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हवा के थ्रू उसको बाहर निकाल लेते हैं और ड्रिलिंग जो करेंगे वो पानी के साथ करेंगे। उसके बाद कंट्रोल मेजर क्या है एक्सप्लोजिव्स के। फायर एक्सप्लोजन को कैसे रोकेंगे? सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड और कॉम्पिटेंट आदमी, कॉम्पिटेंट का मतलब जो आदमी पहले काम कर चुका है। वाइब्रेशन आया वह ना, वाइब्रेशन, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन साइड के ऊपर होते हैं जब ब्लास्ट होता है। तो ट्रेंड या कॉम्पिटेंट आदमी, कॉम्पिटेंट आदमी कौन है? जो काम कर रहा, जिसने काम कर रखा है। फर्जी वाला ट्रेंड नहीं कि आज मैं आ गया, मैं सर्टिफिकेट लेके आ गया 10 साल का, ले भाई सर्टिफिकेट पकड़ा दियो काम हो जाएगा तेरा। सर्टिफिकेट वाला नहीं, जिसने जेन्युइन में काम कर रखा है। जितने भी आपके ब्लास्टर टीम है या कोई भी आदमी ऐसा है जहाँ पे काम कर रहा है उसका पहले इंटरव्यू ले लो ना। इसीलिए तो इंटरव्यू होते हैं, और इंटरव्यू भी 3-4 फॉर्म में होते हैं। और जैसे हमको कोई बंदा यहाँ पे रखना है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर अलग इंटरव्यू लेगा, उसके बाद क्लाइंट अलग इंटरव्यू लेगा, जीसी अलग इंटरव्यू लेगा, 3-4 उसके बाद सेशन होते हैं। एचआर वाला अलग लेगा, ये वाला अलग लेगा, टेक्निकल अलग होगा। ऐसे क्यों करते हैं? ताकि आदमी की जेन्युइनिटी पता लग जाए, आदमी की कॉम्पिटेंसी पता लग जाए कि वो ट्रेंड है कि नहीं है। क्योंकि आजकल पेपर बनाना तो बहुत आसान हो गया है ना, कोई भी बना लेता है पेपर सर्टिफिकेट्स। तो ट्रेंड आदमी और कॉम्पिटेंट आदमी ही अलाउ करना है एक्सप्लोजिव्स को हैंडल करने के लिए। और वो हम लोग को कब होगा? तब आदमी की प्रॉपर ट्रेनिंग हो रखी होगी। एक आदमी ने प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखी है या कहीं से सर्टिफाइड है, तभी वो एक्सप्लोजिव को हैंडल कर सकता है। इससे हम इंश्योर करेंगे कि जो बंदे हैं वो सारे के सारे उसके खतरों को पहचानते हैं, रिस्क को पहचानते हैं और उसको हैंडल करने की क्षमता भी रखते हैं और काम को सेफली कर सकते हैं। उसके बाद अप्रूव्ड कंटेनर और लाइसेंस्ड व्हीकल, जब भी हम कभी उसको आगे पीछे लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तो हम क्या करेंगे? अप्रूव्ड कंटेनर का यूज़ करेंगे, लाइसेंस्ड व्हीकल होंगे। ऐसा नहीं है किसी भी गाड़ी में उसको डाल दिया जाए, ये हमको दोनों यूज़ करना है। एक्सप्लोजिव जो होता है वो ऐसा मटेरियल है जो कभी भी किसी भी कंटेनर में अलग से नहीं डाल सकते हैं। अब जैसे पानी है, पानी इस बोतल में रखा हुआ है, इस बोतल में पानी है, लेकिन इस बोतल में अगर मैं कुछ और डालूंगा, मेटल डाल दिया या गर्म पानी डाल दिया, तो ये सह पाएगी? अगर इसमें हम लोग गर्म पानी डाल दें तो सहलेगी? ये क्या होगा इसका? ऐसे मुरझा जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इसके लायक है ही नहीं। इसी तरीके से हमको अप्रूव्ड कंटेनर लेना है। ऐसा नहीं लेना कि आपने ठंडे में गर्म डाला काम खत्म हो गया। अप्रूव्ड कंटेनर लेंगे जो पहले ही टेस्ट हो चुकी है जिसकी क्वालिटी, उसके अंदर हम लोग डालेंगे। और उसके बाद जो व्हीकल है वो लाइसेंस्ड वाले होंगे। जितने भी एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हैं उनको हम लोग ऐसी जगह पर रखेंगे, ऐसे कंटेनर में रखेंगे ताकि सेफली आपका ट्रांसपोर्ट उनका हो सके। और ये जो व्हीकल हैं इनको सारी के सारी लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होंगी। लीगल रिक्वायरमेंट में क्या क्या आएगा कि नॉन कंड्यूसिव होंगे उनकी बॉडीज़, प्रॉपर डेंजर के साइन होंगे। हम लोग जब लेके चलते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कोई टैंकर जा रहा है, पानी का है तो उस पर जल लिखा रहेगा, डीजल का है तो उसके ऊपर डीजल का MSDS रहता है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। वो क्या काम करती है कि भाई उसके अंदर क्या हजार्ड है, अगर ये रोड पे स्पिल हो गया, गिर गया तो क्या क्या हो सकता है, उसको हम लोग पहले लिख देते हैं। इमरजेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं कि भाई दुर्घटना हो जाए तो इस आदमी को कॉल करो, वो हम डाल देते हैं। और ये कुछ एडिशनली जो है ड्राइवर जो है उसको लाइसेंस होना चाहिए प्रॉपर, और ये जो ट्रेंड होना चाहिए एक्सप्लोजिव को लेके जाने के लिए। एक्सप्लोजिव को जब लाया जाता है ना, जैसे अभी एमल्सन है, एमल्सन की अलग सेफ्टी है, लिक्विड वाले की अलग सेफ्टी है, और जो बारूद वाला आता है डायनामाइट उसकी सेफ्टी अलग है। हर एक उसकी सेफ्टी और कंटेनर उसका अलग अलग आएगा। एक ही चीज़ में सबको डाल के नहीं रख सकते हैं।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्लायंस करेंगे सारे के सारे परमिट सिस्टम की। परमिट सिस्टम हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ब्लास्टिंग का परमिट रहता है। ब्लास्टिंग शुरू होने से पहले उसके अंदर हम लोग पूरे 4 पेज रहते हैं, एक एक चीज़ लिखा जाएगा उसके अंदर, क्या आपने कब किया, कैसे किया, पूरी चीज़ उसके अंदर मेंशन होगी। उसके बाद में हम परमिट फॉलो करेंगे। परमिट के बाद जो भी आदमी है उसको करने वाला है और जो ऑपरेट करेगा उससे वो चीज़ें भरवाएंगे। परमिट जो होगा वो वैलिड होगा। एक बार आपका काम खत्म हो गया तो वापस भी वो परमिट देना है कि आपका आज का काम खत्म हो गया है, कल का नया परमिट बनेगा। एक ही बार में नहीं कि आपने एक बार काम करना चाह रहे तो 1 साल के लिए एक ही परमिट बना दिया, ऐसा नहीं होता। डेली की डेली, क्योंकि डेली की डेली आपकी साइट की लोकेशन अलग हो रही है, आपके खतरे अलग हो रहे हैं, आपके आसपास की सराउंडिंग अलग हो रही है, आपको डेली की डेली परमिट चेंज करने हैं। डेटोनेटर और बूस्टर को हमेशा अलग अलग रखना है ना। यहाँ पे रखे हैं ना हम लोग, ये देखिए ये पूरा आइटम है, सब कुछ अलग अलग रख देते हैं। सेपरेशन होना ज़रूरी है। माचिस की तीली को जैसे माचिस और तीली एक साथ रख दिया, ऐसे नहीं होता है, उसका अलग अलग कंपार्टमेंट बने रहते हैं। तो डेटोनेटर अलग रखेंगे, बूस्टर अलग रखेंगे। डेटोनेटर और जो बूस्टर है उनको कभी भी एक जगह पर नहीं रखना है, ऐसे कंटेनर में रखना है जो कि उससे एक्सप्लोजन ना हो। अगर कोई भी इग्निशन मटेरियल, जैसे इग्निशन मटेरियल जो स्पार्क अगर कहीं से जनरेट हो गया तो उससे बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। और एक्सप्लोजिव जो है उसको बचाने के लिए एक्सीडेंटल जो डेटोनेशन है उससे बचाना है उसको। हमको डायरेक्ट धूप में उसको नहीं रखना है एक्सप्लोजिव को, क्योंकि उसको भी पसंद नहीं है धूप। इसको जो एक्सप्लोजिव है उसको धूप पसंद नहीं है। धूप में आने के बाद वो सेल्फ इग्निट भी हो सकता है और वो ऐसे जो रिस्क है उसके अंदर हीट रिलेटेड, तो हमने उसको नहीं करना है। उसके बाद में फायर एक्सप्लोजन हमने प्रोहिबिशन बना देना है कि कोई भी आदमी उसके पास में जाके सिगरेट, लाइट, धुआं या बीड़ी माचिस नहीं करेगा, बीड़ी वीड़ी नहीं पिएगा, स्मोकिंग नहीं करेगा। कोई भी इग्निशन सोर्स जैसे माचिस की तीली, सिगरेट, लाइटर उनके पास में नहीं लेके जाएगा। अगर ये चीज़ें अगर हैं तो ज़्यादा फ्लेमेबल हैं, उसको यूज़ करेंगे। कोई भी इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट, कोई मोबाइल फ़ोन, कोई रेडियो, ऐसे कोई भी चीज़ जो ट्रांसफ़र जो जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है उसको यूज़ नहीं करेंगे। मोबाइल फ़ोन्स जो है उसको दूर रखेंगे। और जो पोटेंशियल इग्निशन सोर्स हैं, पोटेंशियल जैसे हमने स्टैटिक चार्ज भी बताया, ऐसे करने से भी चार्ज इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी हम नहीं करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर बिजली आ रही है, बिजली गिर रही है, मौसम ख़राब है, तो भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन जो है उस टाइम पे अगर हम एक्सप्लोजिव कर रहे हैं तो उसको लेके जा रहे हैं थंडरस्टॉर्म के अंदर, तो भी वो चार्ज हो सकते हैं। अगर बिजली उनके ऊपर गिरे या आसपास में गिरे तो भी एक रिस्क हो सकता है। स्टोरेज प्रॉपर करनी है ट्रांसपोर्टेशन की। और एक्सप्लोजिव जितने भी हैं वो ऐसी तरीके से जाने चाहिए कि जो प्रॉपर जो आदमी जो चल रहा है उसके पास प्रॉपर क्लोथिंग रहना चाहिए। आपने फिल्मों में देखा होगा, एक आदमी जब बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए जब जाता है तो क्या करता है, पूरा हेलमेट, बड़ा वाला हेलमेट, ऐसे वो जैसे एस्ट्रोनॉट पहनते हैं, ऐसे पूरा का पूरा हेलमेट पहनता है ना। उसके बाद फायर सूट पहनता है ताकि अगर वो ब्लास्ट हो जाए तो वो बच जाए वो। तो इस तरीके का सावधानी आपको बरतना है। प्रॉपर स्टोरेज करनी है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। जितने भी आपके एक्सप्लोजिव्स हैं उसको जेब में नहीं रखना है कि ले यार आज एक लेके चलता हूँ मैं, देखेंगे इसमें क्या क्या माल है, ऐसा नहीं करना है। एक्सप्लोजिव अगर आपको मिल गया है तो सीधा सीधा ब्लास्टिंग टीम को दे देना है कि भैया आप इसको संभाल लो। जेब में रखोगे तो भी उसके चार्ज होने के पूरे चांस हैं। तो आपको अगर जहाँ पे आप काम कर रहे हो, यहाँ पे जहाँ पे स्टोरेज कर रखा है वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह रखने हैं। उसके बाद में आपको जो मेंटेन करना है उसकी ओरिजिनल पैकिंग। ये नहीं है कि भाई आज जो आया था ना वो उस बॉक्स के अंदर आया था, अब उस बॉक्स के अंदर से हटा के हमने किसी दूसरे में डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। ओरिजिनल पैकिंग में रखना है। जितने भी एक्सप्लोजिव्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे बोटलिंग के अंदर, और जो ब्लास्टिंग करेंगे वो ऐसे ही ओरिजिनल कंटेनर रहेंगे और वो हमेशा उसी में रहेंगे, उनको एक से दूसरी जगह पे आपको शिफ्ट नहीं करना है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ड्रिलिंग ऑपरेशन जो है जब भी फिनिश्ड हो गया है तभी आपको वो लेके जाना है, क्योंकि ड्रिलिंग करते हुए भी स्पार्क जनरेट होते हैं। एक बार ड्रिल हो गया है, ड्रिल के बाद होल ठंडा हो गया है, शांत हो गया है, क्योंकि जब ड्रिल करते हैं ना तो होल भी गर्म हो जाता है जहाँ होल मार रहे होते हैं, क्योंकि वो तो कटिंग है ना। जब आप ऐसे ही रगड़ रहे हो तो ही गर्म हो जाता है, और जब वो तो जब इतना बड़ा ड्रिल मार रहे हो तो गर्म होगा। उसको ठंडा होने के बाद प्रॉपर ही उसको डालना है। इससे क्या होता है, हम लोग खतरों को मिनिमाइज़ कर लेते हैं, खतरे कम हो जाते हैं। मिनिमाइज़ का मतलब हो गया खतरों का कम हो जाना। उसके बाद डेली इंस्पेक्शन करना है ट्रांसपोर्ट व्हीकल का। कौन करता है, जहाँ से एक्सप्लोजिव आ रहे हैं वो भी आप भी कर सकते हो कि भैया ये जो गाड़ी है वो सेफ़ है। जो व्हीकल आप यूज़ करोगे उसको आपने चेक करना है, अच्छे से इंस्पेक्ट करना है, और ये इंश्योर करना है कि वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है अभी यहाँ से गाड़ी निकली और फिर ख़राब हो जाए। और एक्सेस जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है। सिर्फ ऑथराइज्ड आदमी जो ब्लास्टर होगा वो, या फिर जो उसके साथ की टीम है वही आदमी अंदर जाने के लिए अलाउ करेंगे। पार्किंग, ऐसे जो एरिया है जिसके अंदर एक्सप्लोजिव्स हैं उसको ऐसी जगह पे पार्क करना है जो कि सेफ़ हो। और ऐसे पब्लिक एरिया जैसे पार्क हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, उनमें खड़ा नहीं करना है। रिपेयर शॉप में, गैराज में,
ऐसी जगह पर नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पे भी एक्सीडेंटली कुछ भी हो जाए। अभी आजकल आपने सुना होगा कि गाड़ी बंद थी, बंद गाड़ी में लाइटर फट गया, क्योंकि जब गाड़ी बंद होती है ना तो उसके अंदर धूप जो होती है वो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट डाल के गर्मी की मात्रा को बहुत बढ़ा देती है। कई बार ऐसे सुना होगा कोई से आदमी ने गलती से बच्चा भूल गया, गाड़ी के अंदर लॉक करके चला गया और बच्चा मर गया, या पशु था, कोई जानवर था, कोई कुत्ता बिल्ली था, वो मर गया। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि जब गाड़ी बंद रहती है तो ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उसके अंदर, और जो धूप जो डायरेक्ट गिरती है वो उसका टेम्परेचर को बढ़ा देती है। अभी तो हम बात कर रहे थे एक्सप्लोजिव को धूप में ना रखने की, और वो क्या कर रहे हैं, उसमें तो हम टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। इसके लिए अप्रूव्ड गाड़ी, अप्रूव्ड कंटेनर ही चाहिए उसको तो ऐसे लेके आना है जैसे लिक्विड वाला है, तो लिक्विड वाला को ऐसे भी नहीं हिलना है एक्सप्लोजिव को आते हुए। अगर ऐसे भी हिल गया ना तो भी रिस्क है इसके अंदर। अगर ये यहाँ से हाथ से छूट के ऐसे कैसा गिर गया ना तो भी रिस्क है। अगर ये ऐसा गिरा लिक्विड, अगर एक्सप्लोजिव गिरा तो पूरा आसपास का एरिया तबाह हो जाएगा। अगर डिपेंड करता है कितना है। जब मैं बोल रहा हूँ माचिस की एक तीली लेके अगर मैं ऐसे फेंकूँगा और ये दीवार टूट जाएगी तो पूरा गिरेगा तो क्या होगा भाई, बोलो क्या होगा? तबाही होगी ना, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा जैसे किसी ने बम फेंक दिया हो। बम ही तो है वो एक, अगर उसको कंट्रोल वे में किया जाए तो बम ही है। तो डेली इंस्पेक्शन करना है, रिस्ट्रिक्शन करना है, ऐसे आदमी को भेजना है जो ट्रेंड हो, ऐसे पब्लिक जगह पे, पब्लिक एरिया में उस गाड़ी को पार्क नहीं करना है। जब भी आप उसकी पैकिंग करोगे तो हमको बैम्बू यूज़ करना है ऐसे, या फिर ऐसा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, ताकि वो जो आपका जो एक्सप्लोजिव हो वो चार्ज ना हो। उसके बाद में परमिट सिस्टम फॉलो करना है। जितनी भी एक्सप्लोजन जो जोन है उनको सब में परमिट सिस्टम देंगे, और परमिट के अंदर पूरी की पूरी चीज़ें रहती हैं, कौन आदमी क्या रहेगा, किस किस का रोल क्या क्या रहेगा। ब्लास्टिंग के दौरान कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर हमको कोशिश करनी है कि ऐसे ही लोग रहें जो कि काम करना जानते हैं, और उसके ज़्यादा पास में हम लोग नहीं जाना है, कंट्रोल वे में ब्लास्टिंग करेंगे। जब भी कभी होल को चार्ज कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है वो माइनिंग इंजीनियर को पता रहनी चाहिए। माइनिंग इंजीनियर जो है वो ये बताएगा कि भाई कितना एक्सप्लोजिव आपको इसके अंदर डालना है, कितने आपको होल है, उसमें से कितना कितना माल आपको भरना है। सिर्फ ट्रेंड आदमी ही उसको हैंडल करेगा एक्सप्लोजिव को, और डिस्कनेक्ट करते हुए भी फायरिंग हो सकती है, उस टाइम पे भी हमने ध्यान रखना है। अगर कोई गलत तरीके से कुछ हो गया तो भी ट्रिगर हो सकता है एक्सप्लोजिव। ट्रिगर का मतलब चल सकता है, फट सकता है। तो स्मोक और फ्यूम्स जब हम ब्लास्टिंग करेंगे, ऑपरेशन के दौरान लोडिंग चार्जिंग करेंगे, उस टाइम पे हमको ध्यान रखना है कि हमारे जो फ्यूम्स हैं, जो धुआं है, वो जब पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए तभी आपको अंदर घुसना है। इंस्पेक्ट करना है एरिया को। इंस्पेक्ट कौन करेगा? जो एक्सपर्ट है वो जाके चेक करेंगे। वो चेक करेंगे कि भाई सारी चीज़ें ठीक है, जहाँ ब्लास्ट किया था वो सेफ़ है, कोई ऐसा तो नहीं है जो रह गया हो, वैसे करना है। तो स्पेसिफिक टाइम पे ही ब्लास्टिंग होनी है, तो एक सेटअप बना दिया जाता है इसका, ताकि हर एक टाइम के ऊपर ही उसका वो कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हर एक आदमी की सेफ्टी हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। जब भी कभी ब्लास्टिंग जो है उसमें अगर इवैक्यूएटिंग करने की ज़रूरत पड़ जाए, कि ऐसा ब्लास्ट हो जाए कि आपको पता ही नहीं है, तो अगर ऐसा हो जाए तो कम से कम 500 मीटर दूर इवैक्यूएट करना है। अगर हम टनल में काम कर रहे हैं और वहाँ पे पता लगे कि भाई कोई ब्लास्ट ऐसा छूट गया है और कभी भी उसमें मिसफायर हो सकता है, मिसफायर हो गया है, उसके अंदर ब्लास्ट हो सकता है, हमको इवैक्यूएट कर देना है वो एरिया। और उससे कितनी दूर जाना है हमने? 500 मीटर। जैसे हमने बताया था 200 मीटर दूर चला गया था घर पे, ऐसा भी हो सकता है। प्लानिंग करना है ड्रिलिंग का। ड्रिलिंग पैटर्न जो है, जैसे हम बात करते हैं, ड्रिलिंग पैटर्न को हमने फॉलो करना है जो दिया गया है। जितने भी ड्रिल होल्स हैं उसमें उतना ही एक्सप्लोजिव डालना है जितना कि बताया गया है। अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि उससे इम्पैक्ट ज़्यादा या कम हो जाता है। चेक करना है एक्सप्लोजिव्स को। आप ब्लास्ट के बाद भी चेक करना है। हमको श्योर करना है कि वहाँ पे कोई एक्सप्लोजिव या कोई डेटोनेटर बचा हुआ नहीं है। एरिया को क्लीन करना है जब भी हम कभी जाएंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि जो भी आदमी वहाँ काम कर रहा है वो सेफ़ रहे। सिग्नल से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर सिग्नल, जैसे हमने बात करी, एक आदमी 4 आदमी बोल रहे हैं अरे अगर हाफिज कर तो एक्सीडेंट होने के पूरे चांस हैं। तो ब्लास्टर जो होगा वो शेल्टर ले लेगा, पहले एक अच्छी जगह पे बैठ जाएगा। ये जो आदमी है ब्लास्ट करते हुए, इसको ब्लास्टर बोलते हैं, ये निर्धारित करता है कि ये सेफ़ जगह पे खड़ा हो। अभी जैसे हमने सुना है कि यहाँ पे बैठ के हम लोग ब्लास्ट करते हैं, तो ये जो है वो ध्यान देगा कि हम लोग सेफ़ एरिया में हो। अपने को गुड शेल्टर ढूंढना है जो कि अपने आप को बचा रखे। सबसे पहले किसकी सेफ्टी होती है? खुद की। उसके बाद में वार्निंग साइन देने हैं। जैसे हमने अलार्म दे दिया, अलार्म बजा दिया, वार्निंग साइन हो गए। ब्लास्टिंग एरिया के अंदर अलार्म दे देंगे तो पता लग जाएगा। फ्लैगमैन होंगे, रेड फ्लैग दे सकते हैं हम लोग, ताकि भाई पहले जैसे क्या करते थे, तो जहाँ पे बड़े लेवल में होता था माइनिंग वगैरह में, तो दूर तक का एरिया हम लोग लाल झंडे लगा दिए जाते थे कि ताकि इस एरिया में कोई भी ना जाए, और बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाता था ब्लास्टिंग जोन। पुरानी फिल्मों में देखा भी होगा आपने, अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें दिखाते हैं कालिया,
वो पूरा का पूरा ब्लास्टिंग हो रही है, लाल झंडे लगे हुए और लिखा हुआ है पहले ही ब्लास्ट सेक्टर। तो वहाँ पर बारूदी सुरंग वाला जो एरिया बोलते थे, कोई नहीं जाता वहाँ पे, तो उसमें भी जाके लोगों ने शूटिंग करी है, लेकिन गलत है वो चीज़ें। यहाँ पे हमको वो चीज़ नहीं करना है। अगर कोई भी एरिया ऐसा बोला जाता है जो बैरिकेटेड है, वहाँ पे नहीं जाना है। लेकिन हम लोगों का ये रहता है ना कि जहाँ पर्दा लगाना उसमें झांक के एकदम जरूर देखेंगे है क्या अंदर क्या चल रहा है। वो क्यूरियोसिटी का जो अपना वो है ना कीड़ा जो है उसको रोक के रखना है। हमको ऐसा काम नहीं करना है। हमको श्योर करना है कि आसपास के जो लोडिंग एक्सप्लोजिव्स हैं वो सारे के सारे एक सेट में चलें और आसपास का जो एरिया है वो फ्री रहे। हमको हर एक आदमी को सावधान रखना है, एरिया को साफ रखना है। 500 मीटर तक का एरिया हम लोग क्लीन कर सकते हैं, 500 मीटर तक का एरिया हम लोग सेफ समझते हैं। 500 मीटर दूर इम्प्रॉपर सिग्नल की वजह से वार्निंग साइन देंगे हम लोग बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग। 10 मिनट पहले करेंगे। 12 जो दो शॉर्ट विसल दिए जाएंगे, 3 मिनट का एक वार्निंग साइन रहेगा। ये अपनी अपनी साइड के हिसाब से होता है, जैसे साहब ने बताया था। एक बार पहले देंगे, उसके बाद 10 मिनट बाद देंगे, उसके बाद जब खत्म हो गया धुआं हट गया तो उसके बाद देंगे भैया अब सब सेफ है। तो ये वार्निंग है आपकी। हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने प्रॉपर सिग्नल्स जो है उसको यूज़ करना है। वाइब्रेशन जो होती है आसपास की बिल्डिंग, आसपास का स्ट्रक्चर, ऐसी कुछ भी चीज़ हो सकती है जो कि एक्सप्लोजन की वजह से गिर जाए या डैमेज हो जाए, उसको बचाने के लिए हमको फायर प्लान बना लेना है। जब भी कभी हम ऐसा काम करेंगे तो आसपास की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। हमको ब्लास्टिंग का जो सीक्वेंस है उसको मेंटेन करना है। उसका एक स्पेशल ऑर्डर रहता है, जैसे आपने वायरिंग करी है एक पैटर्न जो बनाया है उसके हिसाब से आएगा। हमको याद रखना है कि जो एक्सप्लोजन होता है वो बहुत गंभीर होता है, बहुत डरावना होता है और बहुत तेज़ आवाज़ वाला होता है। इसके लिए हमको सभी को सेफ रखना है और सभी को दूर रखना है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट करनी है। जब भी हम किसी काम को करते हैं ना, जब आपको ये प्रोजेक्ट जब अलॉट किया गया था कॉन्ट्रैक्टर को, तो पहले ही एक रिस्क असेसमेंट सबमिट करा ली जाती है प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में ही कि भैया आप जब यहाँ पे काम करेंगे तो उसमें कौन कौन सा रिस्क हो सकता है वो हमको लिख के दे दो। तो हम लिख के दे देते हैं कि भैया ये काम हो सकता है और इसका हम लोग ऐसे ऐसे ध्यान रखेंगे। अब देखो, मैं कोई भी आदमी अगर रोड के ऊपर जा रहा है तो रिस्क है ना कि भाई कोई भी गाड़ी उसको हिट कर सकती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सामने अलग से रास्ता बना दिया है, वो आदमी जो है उसके अंदर से जाएगा और जो गाड़ियाँ जो है वो इस रास्ते से जाएंगी। क्यों? कई बार क्या होता है ना, आदमी आजकल फ़ोन का ऐसा ज़माना आ गया, आदमी फ़ोन पे चलते चलते इधर भी घुस सकता है उधर भी घुस सकता है। आप तो नीचे चल रहे हो, वो जो गाड़ी वाला बैठा है उसका भी ऐसा ही हाल है, वो भी फ़ोन में लगा हुआ है ना, रिंग किया के पापा वो भी सुन रहे हैं, तो वो सुनेगा तो उसके साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है। वो भी आपको देख नहीं रहा है, कुचल देगा। इसके लिए एक्सीडेंट के लिए जोन अलग बना दी जाती है, आने जाने का रास्ता अलग है और गाड़ियों का रास्ता अलग है। इसी तरीके से रिस्क असेसमेंट निकाला जाता है। रिस्क असेसमेंट निकाल के ही इस ऑफिस के कंटेनर को उतना दूर रखा गया है जितना ये सेफ हो सके। उसके बाद में स्टोरिंग करनी है एक्सप्लोजिव की स्पेशल मैगजीन्स के अंदर। हर एक चीज़ जैसे हम लोग मैगजीन्स के अंदर वो डालते हैं, बुलेट्स डालते हैं, ऐसे उसकी मैगजीन्स आती हैं। उस मैगजीन को स्पेशल कंटेनर होता है, उसको स्पेशल जगह पे ही रखना है। ऐसी जो मैगजीन है उसको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है ताकि हर एक आदमी को सेफ रखा जा सके। स्टोरेज जो है वो लॉक्ड होनी चाहिए और इसके ऊपर साइन होना चाहिए। भाई जैसे हम लोग अगर यहाँ पे कुछ एक्सप्लोजिव रखना है तो उसको ऐसे नहीं रख सकते ना खुलेआम। क्यों? चोरी होने का भी डर है, ब्लास्ट होने का भी डर है, चार्ज होने का भी डर है, तो हमको उसको दूर रखना है। ऐसी जगह पे स्टोरेज करनी है जो कि सेफ हो। फायर फाइटिंग के जो अरेंजमेंट है वो करके रखने हैं। अगर किसी दौरान कोई भी एक्सप्लोजिव फायर पकड़ ले, कैच हो जाए, तो फायर फाइटिंग हमको आनी चाहिए। और हमको कोशिश ये करना चाहिए कि आस जो लोकल डिपार्टमेंट्स हैं जैसे फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, हॉस्पिटल्स हैं, इनके साथ टाई अप करके रखना चाहिए कि इमरजेंसी का जो सिचुएशन है उसको कम से कम टाइम में किया जा सके। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हमने जो टाइम है उसको कम करना है। अभी कोई भी आदमी के साथ जब कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है, तो 10-15 मिनट हमारे पास रहती हैं उसको बचाने के लिए। ऐसा ही हमको रखना है कि भाई 10-15 मिनट में हम लोग सारे के सारे सुरक्षित जगह पर पहुँच जाएँ। उसके बाद में कोई भी सब बाथिंग नहीं करना है। सन बाथिंग जो है जैसे उसको धूप में नहीं रखना है, सन बाथ उसको बोलते हैं हम लोग कि धूप में ना रखें एक्सप्लोजिव उसको अपना। और मेक श्योर करना है कि जो एक्सेस हैं आने जाने के रास्ते हैं वो सेफ रहें और हमेशा ठंडे एरिया में इसको रखना है। ठंडा मतलब ऐसा नहीं कि फ्रीज़र में डाल दो, फ्रीज़र में वो जो लिक्विड वाला है ना फ्रीज़र में भी नहीं डाल सकते। तो इतना ठंडा रखना है जो ना गर्म हो और ना ठंडा हो, नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। रूम टेम्परेचर के हिसाब से आप रख सकते हैं, जैसे अभी आपका जो टेम्परेचर है इसके अंदर रख सकते हैं। तो उसको हमने ध्यान रखना है, इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों के अंदर। हेल्थ इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? एक्सप्लोजिव जो मटेरियल है वो कभी भी क्लोज एरिया में नहीं करते हैं। अगर क्लोज एरिया में करेंगे तो पहले सबको बाहर निकाल देंगे, सिर्फ 2 ही आदमी जो करने वाले हैं वो अंदर रहेंगे।
उसके बाद वो भी अपना डेटोनेटर लेके बाहर तक आ जाएंगे, जहाँ से वो चार्ज करेंगे। उसको चार्ज करने के बाद वापस आ जाएंगे, और जब उसको इग्निट करेंगे कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और एक बार जब हो गया है ब्लास्ट, तो सारे के सारा एरिया को क्लीन करके सफाई करने के बाद ही, पूरा धुआं निकालने के बाद ही हमको उसको अंदर भेजना है। तो हमने यही कोशिश करनी है कि हमारा जो एरिया है वो साफ़ सुथरा रहे, और हमको जितने भी हैंड ग्लव्स हैं और गोगल्स हैं वो पहनने हैं। छोटा मोटा डस्ट कहीं भी उड़ सकता है। अगर किसी की आंख में कुछ कचरा चला जाए तो हम लोग क्या करते हैं, यूँ रगड़ते रहते हैं काफ़ी देर तक, तो रगड़ते रहते हैं तो आंखें पूरी लाल हो जाती हैं। इसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आंखें खोल के पानी डालो उसके ऊपर, ठीक हो जाएगा, वो क्लीन हो जाएगा। तो ट्रैक रिकॉर्ड करना है हेल्थ का ट्रैक रिकॉर्ड कैसे करना है, हर 6 महीने में, 1 साल में एक मेडिकल चेकअप करना है। आपके शरीर का देखना है कि भाई हाँ आदमी जो है वो सेफ़ है, उसके हालात ठीक हैं। क्योंकि जब हम लोग कई बार डस्ट का काम करते हैं तो हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में डस्ट जमा हो जाता है, जिसका हमको पता नहीं लगता है। तो हमको चेक करना है, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फर्स्ट एड मेजर भी उसको देने हैं, अगर किसी को चोट वोट लग जाती है तो। MSDS डिस्प्ले करनी है। MSDS होती है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। उसका काम क्या रहता है, उसका काम रहता है कि उसको जितने भी, जैसे कोई लिक्विड है, अभी ये पानी है, पानी क्या कर सकता है, पानी से आप नहा भी सकते हो, पानी पी भी सकते हो, बर्तन भी धो सकते हो, कपड़े भी धो सकते हो, ऐसा ना। इसका MSDS ये है कि इससे आप क्या क्या कर सकते हो। अगर ये आँख में चला गया तो कोई रिस्क है नहीं है, लेकिन डीजल चला जाए आँख में, पेट्रोल चला जाए आँख में, तो उसका MSDS बनता है कि आपको ये काम ऐसे करना है और इसको सेफली रखना है। तो ये जो स्टेप्स हैं इनको निभा के हम लोग हर एक आदमी की सेफ्टी कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, पब्लिक एजेंसीज़ हैं, जब भी हम कभी काम करेंगे तो उनको प्रॉपर बता देंगे, सर ये ड्राइंग है हमारी, इसको हम लोग ऐसा काम करने वाले हैं, ये हमारा आसपास का सराउंडिंग है, ये हमारे यूटिलिटीज़ हैं। सर्वे करेंगे साइट का, उसके बाद आसपास के जो एरिया हैं उनको भी इन्फॉर्म कर देंगे। जैसे अगर आपको ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको आसपास के एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़ में दे देते हैं 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। अगर एक ही 2 बार करना है तो जब भी हम कभी काम शुरू करते हैं तो पहले दिखाते हैं आसपास की पब्लिक को कि भैया हम ऐसे करने वाले हैं। कल को आपने यहाँ पे बिना किसी को बताए ब्लास्ट कर दिया, आसपास में कोई बहुत बड़ा नेता अधिकारी बैठा हुआ आके करेगा पंगा, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, पूछा क्यों नहीं, कहाँ है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। तो हमको प्रॉपर मात्रा में सर्वे करके सबको इन्फॉर्मेशन दे देनी है आसपास के एरिया कि भैया यहाँ ब्लास्टिंग चलेगी कुछ महीने कुछ साल। तो गवर्नमेंट एजेंसी को वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है, वो सारे डिपार्टमेंट को अपने आप बांट देता है। ऐसे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कहीं भी। सर्वे कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक के डिटेक्टर लगा दिए, हमको कोई भी चीज़ देखना है कि भाई कौन कौन से चीज़ कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं, तो उसको हमने देखना है। डिगिंग जो है वो ट्रायल पिट्स बनानी है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। उसके बाद जो अंडरग्राउंड सर्विसेज हैं उसको हमने परमिट के साथ यूज़ करना है। जब हमारे पास परमिट है और वो साइन है तभी उसको यूज़ करना है, बिना वर्क परमिट के भी काम नहीं करना है। नॉइज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो छोटा सा मफ आते हैं ना, छोटे छोटे वो फोम टाइप के आते हैं, उसको कान में डाल सकते हैं, उससे हमको ज़्यादा सुनाई नहीं देगा। और जो एक्स्ट्रा जो नॉइस है, ज़्यादा हैवी जो आवाज़ है वो हमारे कानों को बचा के रखेगी, उससे बचा के रखेंगे। ईयर मफ यूज़ कर सकते हैं, ईयर डिफेंडर यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी आते हैं, ऐसे यू बंद करने वाले, बिल्कुल पूरे के पूरे पूरा बंद कर देंगे, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। तो ये किस लिए है, ताकि आपके कान की सुरक्षा हो सके। नॉइसी कंडीशंस में हमेशा ध्यान रखना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, आजकल जब आप फ़ोन भी यूज़ करते हो ना, तो फ़ोन के अंदर अगर हेडफोन लगाते हो तो उसकी वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो बीच में दिखाता है लाल, उसका जो कलर है ना वो लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके कान के लिए ख़तरनाक है। तो जहाँ तक वो ग्रीन दिखा रहा है उतना ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो वो कानों की क्षमता को नुकसान पहुँचाता है। जो जवान बच्चे हैं वो करते हैं ऐसा, बिल्कुल फुल वॉल्यूम में जितनी आवाज़ है ना उसको भी तोड़ देंगे, बटन को और बढ़ ऐसे कर देते हैं। लेकिन वो चीज़ रिस्की है, कानों की कैपेसिटी के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। तो इतना ही सुनो जितना ज़रूरत हो। अभी मैं आपको यहाँ से बोल रहा हूँ, वहाँ तक आपको अच्छे से आवाज़ आ रही है ना। अब मैं यहाँ पे चिल्लाऊँ, चिल्लम चिल्ली करूँ तो आपको अच्छा लगेगा? 2 मिनट बाद आप वो हो जाओगे, यार ये क्या है यार, बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा है, ये समझ में नहीं आ रही बात ना। तो ऐसी चीज़ें जो होती है ना आपको वो करती हैं, फिर इरीटेट करती हैं। यार अब मैं इनके कान में बोलूँगा तो ये इरीटेट हो जाएंगे। ऐसे ही जब ब्लास्टिंग होती है तो वो इरीटेट कर देती है आपको। उससे क्या हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कान की सुनने की क्षमता भी आपकी जा सकती है। तो हमको चेक करना है नॉइस लेवल कितना है, उसके लिए हमारे पास मॉनिटर होते हैं, छोटे छोटे हैंडी मॉनिटर होते हैं, उसको हम लोग डाल के लेके चले जाते हैं, पता कर लेते हैं। अभी जैसे आपने ब्लास्ट कर दिया, ब्लास्ट के बाद भी हमको क्या करना है, एरिया को देख लेना है। अगर कोई डस्ट है, डस्ट के अंदर बहुत सारी गैसेज हो सकती हैं, तो हम 2 डिवाइस लेके जाते हैं। एक डिवाइस से काम नहीं करते, 2 डिवाइस हमेशा साथ में रखने हैं, क्योंकि एक हो सकता है ख़राब हो जाए कभी, और अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो आपके नाक में जाएगी, फेफड़ों में जाएगी, ख़त्म कर देगी, वहीं की वहीं बैठ जाओगे आप, चक्कर आके वहीं गिर जाओगे। ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, 2 डिवाइस लेके जाने हैं, एक पे कभी भी भरोसा नहीं करना है।
सेफ्टी में हमेशा चीज़ें आपको दो मिलेंगी, डबल प्रोटेक्शन मिलती है आपको। आप देखेंगे जब सेफ्टी बेल्ट भी लगाएंगे ना, उसमें 2 लैनियार्ड रहते हैं, एक इधर लगाने की, एक इधर लगाने की, डबल सेफ्टी होती है। अब देखो ये भी डबल सेफ्टी है, देख रहे हो, नीचे से भी है ऊपर से भी है। सेफ्टी में हमेशा डबल चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे देखो इसके अंदर भी डबल सेफ्टी है, यहाँ पे ऊपर से नीचे है ना कनेक्शन, तो डबल सेफ्टी होती है, ताकि एक फेल हो जाए तो दूसरी हो जाए। अगर इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो वहाँ से एमसीपी गिर जाएगी, होगी डबल सेफ्टी। वो देखो फैन के अंदर, एसी के अंदर, किसी के अंदर भी देख लो, इंसान के अंदर देख लो ना भाई, हमारे अंदर भी डबल सेफ्टी है। हमारा लीवर किडनी अगर ऊपर रखा रहता तो कोई भी आदमी हाथ में डाल के निकाल लेता ना लीवर किडनी को, बोलो है ना सेफ्टी। तो हर एक चीज़ के अंदर डबल सेफ्टी रहती है, आपको इसका ध्यान रखना है कंप्लीट। अभी देखो जैसे हेलमेट के अंदर है, यहाँ से आप करोगे तो ये टाइट हो जाएगा ऐसे ऐसे, और यहाँ पे देखो इसको भी पहन सकते हो आप, तो डबल सेफ्टी है। सेफ्टी में हमेशा डबल किया जाता है। आजकल तो ऐसे टूल्स आ गए डबल इंसुलेटेड होते हैं, एक इंसुलेशन फेल भी हो जाए तो भी आदमी बच जाएगा, सेफ रह जाएगा। तो डबल इंसुलेशन देना है, डबल सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर डस्ट उड़ रहा है उसके अंदर नहीं जाना है जब तक वो पूरा कंट्रोल ना हो जाए। कोशिश ये करनी है कि जब पूरा का पूरा पानी वानी डाल के डस्ट जब पूरा का पूरा दिखना बंद हो जाए तभी आपको अंदर घुसना है। अगर कोई मजबूरी है और आपको जाना ही है तो प्रॉपर मास्क लगा